नमस्कार। उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और उत्थान क्लासेज की इतिहास विषय की जो प्राचीन भारत की सीरीज चल रही है उसमें अपना प्रथम टॉपिक हो चुका है। दूसरा टॉपिक अपना चल रहा है। दूसरा टॉपिक प्राचीन भारत की सभ्यता। कौन सा है? प्राचीन भारत की सभ्यता है। प्राचीन भारत की दो सभ्यताएं मैंने बताई थी, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता। तो उसमें प्राचीन भारत की सभ्यता में अभी जो चल रहा है प्राचीन भारत की सभ्यता में वो सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा है। और सिंधु घाटी सभ्यता के अपने 1 या 2 क्लासें अपलोड हो गई हैं। तो एक तो हो गई है सिंधु घाटी सभ्यता का अतीत और उनके विषय में, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। दूसरी विस्तार, उसकी प्रजाति के विषय में। और एक हो गई है हड़प्पा। हड़प्पा ये प्रमुख स्थल, उनके प्रमुख स्थलों के बारे में। हड़प्पा, उसमें से हड़प्पा के विषय में अपन ने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के विषय में। किसके विषय में? मोहनजोदड़ो। दूसरा प्रमुख स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों को स्टूट पिगोट महोदय ने जुड़वा राजधानी कहा है। ये मैंने पहले ही पिछली क्लास में बता दिया था। और इसमें मोहनजोदड़ो से प्रश्न पूछने की ज्यादा संभावना है हड़प्पा के विपरीत। हड़प्पा से ज्यादा मोहनजोदड़ो में प्रश्न पूछ लिया जाता है। और आपको तो याद रखना है प्राचीन भारत की सभ्यताओं में कि अपना प्राचीन भारत की सभ्यता कितनी विस्तार और कितनी विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी, जबकि हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और ये जो मिला है सिंधु नदी के किनारे मिला है। ये कौन सी नदी के किनारे मिला है? सिंधु नदी के किनारे मिला है। और सिंधु नदी में भी बाएं तट पर मिला है, जबकि हड़प्पा दाएं तट पे मिला था। ये याद रख लेना। कभी कभी जब डीपली प्रश्न पूछ लिया जाता है तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के कौन से तट पे मिला है, तो आप रख लेना याद कि बाएं तट पे मिला है, जबकि हड़प्पा दाएं तट पे मिला है, रावी नदी के किनारे। तो इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे। और ये लरकाना सिंध प्रांत यानी कि सिंध जिला के पाकिस्तान में स्थित है। लरकाना सिंध प्रांत के यानी कि लरकाना जिला सिंध राज्य और पाकिस्तान देश में मिला है। वर्तमान पाकिस्तान है, लेकिन जब इसकी खोज हुई तो ये भारत का ही एक हिस्सा था। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है मर्तकों का टीला। शाब्दिक अर्थ होता है मर्तकों का टीला। और इसका उत्खनन 1922 से लेकर 1930 तक 7 स्तरों में हुआ। 7 लेन यानी कि ये सभ्यता 7 बार उजड़ी वह 7 बार बसी। मेरी सभ्यता भी इसको कहते हैं। इस सभ्यता को 7 बार उजड़ी सभ्यता या 7 बार बसी सभ्यता भी कहते हैं। ये सभ्यता 7 बार उजड़ी और 7 बार बसी हुई सभ्यता भी इसको कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो मोहनजोदड़ो के बारे में, इसमें जो बेसिक बात है वो मैंने आपको बता दी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या मैं अभी बोल रहा हूँ आप लिख सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता में दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों को स्टूट पिगोट महोदय ने जुड़वा राजधानी कहा है। क्या कहा है? जुड़वा राजधानी कहा है। यदि मेरी स्पीड तेज है तो आप कमेंट में बता सकते हो कि स्पीड को थोड़ा स्लो करना है, तो मैं स्लो कर दूंगा। और इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने कहाँ पे? लरकाना जिला सिंध प्रांत और पाकिस्तान देश में हुई। वर्तमान पाकिस्तान में जब भी इसकी खोज हुई, ये भारत का ही हिस्सा था। इसकी उत्खनन 7 स्तरों में 1922 से 1930 के मध्य हुआ। और इसको 7 बार उजड़ी हुई और 7 बार बसी हुई सभ्यता भी कहते हैं। और ये सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, तो आप लिख लो एक बार। और इसका निर्देशन भी सर जॉन मार्शल ने किया है। लिख लिया? बता दूं? चलो बता देंगे।
दूसरी हेडिंग डालो, मोहन जोदड़ों से प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेष। मोहनजोदड़ो से क्या क्या महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए। महत्वपूर्ण अवशेषों में 5 महत्वपूर्ण अवशेष हैं और बाकी और भी अवशेष हैं, लेकिन 5 तो महत्वपूर्ण ही हैं। एक तो अन्नागार है, एक स्नानागार है, एक पाषाण की मूर्ति है, प्रशस्त मूर्ति है, या ब्रांच यानी कि डांसिंग गर्ल नर्तकी की मूर्ति है। ये 3-4 तो महत्वपूर्ण ही है। एक आदेशिव या पशुपात की पशु आदेशिव या पशुनाथ की मूर्ति है। ये जो 4-5 तो महत्वपूर्ण है, इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, सीधा नाम नहीं लिखेंगे। इनके विषय में 5 या कुछ इनकी 1-2 या महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है या लिख लिया जाता है। RS मेन में तो लिखवा लिया जाता है एक सीधा नाम देकर। जैसे मोहनजोदड़ो से एक प्राप्त हुआ अन्नागार। एक क्या प्राप्त हुआ? अन्नागार। इस अन्नागार को धान्य कठोर भी, धान्य कोठार भी कहा जाता है, धान्य कोठार भी कहा जाता है। और ये ऐसे कितने मिले हैं? 27 धान्य कोठार मिले हैं। 27 कितने मिले? 27 धान्य कोठार मिले हैं। या आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि कितने मिले हैं। 27 धान्य कोठार मिले और किस पंक्ति में मिले हैं? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक ऐसे 9 मिले हैं। फिर यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक ऐसे मिले। फिर यहां से ये मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस तरह से आमने सामने ऊपर है ना कितने मिले हैं? 27 धान्य कोठार मिले। कितने? कि 9 गुणा 3 बराबर 27 धान्य कोठार। आप इस तरह बना के रखोगे तो आपको ज्यादा याद होंगे। ये 27 धान्य कोठार मिले। और ये मोहनजोदड़ो की, किसकी? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। तो मोहनजोदड़ो है, जोदड़ा है, स्थान है, उसकी सबसे बड़ी इमारत है धान्य कठोर। क्या है? धान्य कठोर। ये मोहनजोदड़ो की क्या है? सबसे बड़ी इमारत है। और इनकी अपने लंबाई देखें तो 45.71 है। कितनी है? 45.71 गुणा 45.71 गुणा 15.23 वर्ग मीटर। ये ध्यान रखो। इनके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा डिटेल से पढ़ लेंगे। ये चीजें पूछने वाली हो सकती है कि मोहनजोदड़ो से मिले धान्य कठोर कितने बड़े हैं, तो 45.71 गुणा 15.23 वर्ग किलोमीटर। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है धान्य कठोर। ये कितने हैं? टोटल 27 है। आमने सामने और ऊपर एक जैसे इस तरह बने हुए हैं। आप चित्र बना के इसको लिख सकते हो। लिख लो आप। पहला है अन्नागार। अन्नागार जिसको धान्य कठोर भी कहा जाता है, 27 मिले हैं। दूसरा है स्नानागार। दूसरा अपन लिखेंगे, ये लिख लिया। दूसरा लिखेंगे स्नानागार। दूसरा क्या लिखेंगे? आप लिखते जाओ। मोहनजोदड़ो से प्रश्न पूछने की ज्यादा संभावना नहीं है, पास से ज्यादा। दूसरा है स्नानागार। स्नानागार यानी कि स्नान करने की द्रव। ये इसका उपयोग जैसे ऐसा है, ये स्नानागार, ये ऐसा है। मैं बना के दिखा देता हूं। ये स्नानागार है। ये क्या है? स्नानागार। ठीक है, ये ऐसा था।
इसमें इधर 9 सीढ़ियाँ थी। कितनी कितनी? 9 दोनों तरफ 9 सीढ़ियाँ हैं। दोनों तरफ कितनी कितनी सीढ़ियाँ हैं? 9 सीढ़ियाँ हैं, यानी कि अंदर आने के लिए और जाने के लिए। और यहाँ से पानी आता था, यहाँ से पानी आने के लिए भी स्थान है और यहाँ से पानी जाने के लिए भी स्थान है। पानी आने के लिए स्थान है तो फिर जाने के लिए ये क्या है? 9 सीढ़ियाँ। ये क्या थी? सीढ़ियाँ। ये क्या है? पानी आने का स्थान। और यहाँ से पानी निकास का स्थान। और ये क्या है? सबसे बड़ी है क्या? ये सबसे बड़ी सार्वजनिक, सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत ये हड़प्पा की, यानी कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत। और ये किस काम में लिया जाता था? धार्मिक अनुष्ठान में। इसमें धार्मिक अनुष्ठानों में काम लिया जाता था। और महिलाएं भी इसमें भाग लेती थी। ये महिलाएं, और उनका यहाँ पे क्या मिलेंगे? 1 2 और 3 इन सीढ़ियों के पास क्या है? ये वस्त्र परिवर्तन कक्ष। वस्त्र परिवर्तन कक्ष है। और इन सब में इसके पानी, यानी कि पानी नीचे निकास न हो, पानी नीचे निकास न हो, इसलिए इनके चारों तरफ, इसके चारों तरफ और बीच में अंदर में किसका लेप था? जिप्सम प्लस बिटुमेन, बिटुमेन का लेप किया हुआ था, क्योंकि पानी अंदर न रिसे, पानी अंदर न रिसे। इसके लिए इस पे क्या 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 हुआ? जिप्सम व बिटुमेन का लेप था। जिप्सम या बिटुमेन का लेप था। और सर जॉन मॉर्सन में से, सर जॉन मार्शल में से ग्रेट बाथ, बाथ में नहाने वाली जगह ग्रेट बाथ है कहाँ है? और साथ में तात्कालिक विश्व का आश्चर्य, आज मैं साथ साथ इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ इसीलिए लिख रहा हूँ कि साथ साथ लिखने से आपको याद हो जाए। मैं अलग अलग भी लिख के और बता देता ये है, लेकिन साथ साथ लिखूंगा तो ये चीजें आपके माइंड में एकदम बैठ जाएंगी। इसीलिए मैं साथ साथ ये आज साथ साथ ही लिख रहा हूँ। क्या है ये? अन्ना स्नानागार। क्या है? स्नानागार है। क्या है? स्नानागार है। तो ये स्नानागार में 9 सीढ़ियां बनी हुई। ये क्या है? सीढ़ियां। ये भी क्या है? सीढ़ियां। दोनों तरफ है 9 सीढ़ियां बनी हुई। ऊपर से पानी आता, उत्तर से पानी और दक्षिण में चला जाता, यानी कि पानी, गंदा पानी होने के बाद निवास का भी, निकास का भी इसमें स्थान था। उसके बाद जो महिलाएं आती थी या पुरुष आते थे, उनके लिए तीन कितने हैं? 3 वस्त्र परिवर्तन कक्ष भी थे। 3 वस्त्र परिवर्तन कक्ष भी थे। और ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत थी। जबकि सबसे बड़ी इमारत क्या थी? अन्नागार थी। सबसे बड़ी इमारत क्या थी? अन्नागार। जबकि सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत। और ये धार्मिक अनुष्ठानों, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करते थे तो उसमें ये काम में ली जाती थी। और इसमें पानी नहीं रिसे, नीचे की तरफ नहीं जाए, इसके लिए जिप्सम और बिटुमेन का लेप किया होता था। और सर जॉन मार्शल ने इसे ग्रेट बाथ और तात्कालिक विश्व का क्या कहा है? आश्चर्य कहा है। आप लिख लो। अगला अवशेष लिखो, तीसरा लिखो, ब्रांच
डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की मूर्ति। तीसरी है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, नर्तकी की मूर्ति। यदि अपने पास स्मार्ट बोर्ड होता तो अपन उसमें से लिखा देते, लेकिन अपने पास संसाधनों की कमी है। लेकिन संसाधनों की कमी है, अपन हार नहीं मानेंगे, अपन याद करते रहेंगे और ये क्लास में ही याद करवा दूंगा मेरे आप ये याद करके ही जाओगे, ये पूरा क्लास में है। यानी कि एक 4.5 इंच की कांस्य मूर्ति है, ब्रॉन्ज कांस्य मूर्ति, 4.5 इंच की मूर्ति है। उसको द्रवित मोम विधि से निर्मित है। मतलब सबसे पहले कांसे को पिघलाया, ब्रॉन्ज मन कांसा, उसको पिघलाया और एक पहले शेप दी मिट्टी में और उस मिट्टी के अंदर उसको डाल दिया और वो फिर वो निकल के अपन मोम से नहीं बनाते। पहले दिन दीपावली के अंदर मोमबत्ती जलाते हैं, वो मोम पिघल जाता है ना, तो उसको गर्म करते हैं और गर्म करके एक गिलास में एक अंगूठी देते हैं और उस अंगूठी में वो छेद हो जाता है, उस छेद के अंदर वो पिघला हुआ मोम उसके अंदर डालते हैं और 2 या 3 मिनट बाद वो मोम में पूरी मोमबत्ती का सा शेप ले लेता है। वैसे ही ये द्रवित मोम विधि से, यानी कि मिट्टी के अंदर ऐसे जैसे मिट्टी है, मिट्टी के अंदर एक उसके अंदर चित्र दे दिया और उसके अंदर ब्रॉन्ज को पिघला कर इसके अंदर डाल दिया और ये 4.5 इंच की नर्तकी की मूर्ति तैयार हो गई। ये है द्रवित मोम विधि। ये जो इसकी प्रजाति है, जो प्रजाति मैंने 4 पढ़ाई थी, उसमें इसकी प्रजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से है और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से है तो इसकी क्या है, नग्न अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? नग्न अवस्था में। और चपटा इसका माथा है, इसके बाल हैं वो घुंघराले बाल हैं, घुंघराले बाल हैं। यानी कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है, नग्न अवस्था में है, चपटा माथा है, घुंघराले इसके बाल हैं और इसने यहाँ पर मुक्त माला पहनी हुई है। यहाँ पर क्या पहने हैं? मुक्ता माला पहन रखी है और एक हाथ में कोहनी तक, मतलब एक हाथ में तो कोहनी तक चूड़ियां हैं और एक हाथ में सिर्फ यहां तक, यानी कि 3 चूड़ियां, 2 या 3 चूड़ियां हैं। यानी कि एक हाथ में तो कोने तक, यहां तक पहन रखी है, यहां तक पूरी चूड़ियां हैं और एक हाथ में सिर्फ यहां तक चूड़ियां पहन रखी है और ऐसे खड़ी है, ऐसे। यानी कि नर्तकी की नृत्य अवस्था में। और पीछे घुंघराले बालों का क्या कर रखा है? घुंघराले बालों में क्या कर रखा है? जूड़ा कर रखा है। बालों का क्या कर रखा है? जूड़ा कर रखा है। यदि अपने पास होती ना मूर्ति या अपने पास संसाधन होते तो मैं आपको दिखा देता कि कैसी थी। मतलब ऐसे खड़ी थी, ऐसे खड़ी है, ऐसे खड़ी है ना। आप देख लेना, ये है मान लो नर्तकी की मूर्ति, मेरे को ही समझ लेना। ये 4.5 इंच की मूर्ति है। क्या है?
4.5 इंच की मूर्ति है। और इसको मैंने बताया कि द्रवित मोम विधि से बनाई गई है। मतलब पहले इसको सांचा बनाया गया, उस सांचे में ब्रोंज को पिघलाया गया और ब्रोंज को डाला गया, फिर ये मूर्ति ऐसे तैयार हुई है। इसके जो बाल हैं वो क्या है, घुंघराले बाल हैं। आप समझ जाओ कि मेरे बाल हैं, ये बाल क्या है, घुंघराले बाल है। और पीछे उसने चूड़ा कर रखा है, उसके अंदर भी फूल लगा रखा है। गले में मुक्त माला है, मुक्ता माला है। और एक हाथ में तो पूरी यहाँ तक यानी कि कोहनी तक चूड़ियां हैं, और एक हाथ में सिर्फ 2 या 3 चूड़ियां यहाँ तक पहन रखी है। और नग्न अवस्था में है। और क्या है, नग्न अवस्था में है। और इसकी प्रजाति अपन बताते हैं, चपटा माता है तो इसकी प्रजाति अपन बताएंगे तो प्रोटोस्टेरॉइड प्रजाति की अपन बताएंगे। ठीक है, ये लिखो एक बार आप। लिख लिया? तो अगली लिखो, इसकी अगली लिखो। याद हो जाना चाहिए, क्लास में सब कुछ इस तरह पढ़ा दिया जाएगा आपको, ये क्लास में ही याद रखते जाओगे। अगला है प्रशस्त या योगी या पुजारी की मूर्ति। योगी व पुजारी की मूर्ति। एक योगी या पुजारी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। ये किसकी है? प्रशस्त्र यानी कि पत्थर से, प्रशस्त्र से निर्मित है, यानी कि पत्थर से निर्मित है। किससे निर्मित है? प्रशस्त्र यानी कि पत्थर से निर्मित है। और ये खंडित मूर्ति है। खंडित मतलब टूटी हुई मूर्ति है, इसका सर नहीं है। खंडित मूर्ति, आदि खंडित मूर्ति है। ये आदि खंडित मूर्ति है। क्या है? खंडित मूर्ति है। आधा यहाँ से इस तरह, इतना भाग इसका, इतना भाग क्या है? खंडित है, खंडित मूर्ति है। और ये मंगोलाइड प्रजाति से है। मैंने कहा था ना, प्रजाति ही पता चलती है, जाति नहीं पता चलती है। तो ये मंगोलाइड प्रजाति से है। और इसके मोटे होठ हैं। होठ क्या है? मोटे होठ हैं। इतिहासकारों ने ये तक पता लिया पत्थर की मूर्ति से, क्योंकि मोटे होठ लिखे, तो मोटे होठ है तो यूनानियों की तरह लगता है, मंगोलों की तरह लगता है, इसीलिए मंगोलाई प्रजाति से इसका है। और किसलिए? ध्यान की मुद्रा में बैठा है, इसीलिए जो योगी का है ध्यान की मुद्रा में बैठा है। ध्यान की मुद्रा में बैठा है, ध्यान की मुद्रा में। और इसने यहाँ तक एक शॉल ओढ़ रखा है जो आधा कटा हुआ है, यानी कि एक शॉल ओढ़ रखा है, वो नींबू आकृति में, नींबू आकृति में शॉल ओढ़ रखा है, शॉल ओढ़ रखा है। यानी कि एक ओढ़ मान लो, एक इतनी, जिससे मेरी फोटो आपके कैमरे में आ रही है, इतनी ही एक मूर्ति मिली है। वो भी क्या है? पत्थर की मूर्ति मिली है। वो आदि क्या है? यहाँ से खंडित है, टूटी हुई मिली है, टूटी हुई मिली है, खंडित मूर्ति मिली है। ठीक है, प्रशस्त्र की मूर्ति है। और वो ध्यान की मुद्रा में बैठा है, इसलिए अपन योगी, उसको योगी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? योगी कह रहे हैं। और उसकी दाढ़ी है, क्या है? दाढ़ी है, दाढ़ी युक्त, दाढ़ी युक्त है, यानी कि दाढ़ी है उसकी, दाढ़ी युक्त मूर्ति है, यानी कि दाढ़ी है उसकी। ये दाढ़ी बढ़ी हुई है, इसीलिए तो बाबा जी कह रहे हैं अभी अपने भी दाढ़ी बढ़ जाए तो आपा के कमा नु कहा ना, बाबा जी बन गए। तो उसके बाबा जी वाले लक्षण थे, इसलिए योगी या पुजारी की मूर्ति मिली है। योगी या पुजारी की मूर्ति मिली है तो पत्थर की मिली है, ये याद रखने हैं आपको। प्रशस्त्र से निर्मित, प्रशस्त्र से निर्मित और खंडित मूर्ति है। क्या है? खंडित मूर्ति है, मंगोलाइड प्रजाति की है, मोटे होठ है, ध्यान की मुद्रा में बैठा है, और नींबू की आकृति का एक साल ओढ़ रखा है, और दाढ़ी युक्त मूर्ति है, दाढ़ी युक्त मूर्ति। आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लिया। चलो अरे तीन सींग वाले पुरुष की मूर्ति मिली है। तीन सींग वाले पुरुष की मूर्ति मिली है। तीन सींग, ऊपर ऐसे सींग है, दो तो ऐसे और एक बीच में है। तीन सींग है, तीन सींग है। कितने सींग वाले? तीन सींग वाले पुरुष की मूर्ति मिली है, जिसको जॉन मार्शल ने इसको आधे शिव कहा है। शिव कहा है या पशुपति नाथ की मूर्ति कहा है। और इसको इसके आसपास जानवर है, इसीलिए उसको पशुपतिनाथ कहा है। इसके आसपास क्या है? 5 जानवर है। बीच में, एकदम बीच में, ये मान लो ये मूर्ति है। 1 सींग, 2 सींग, 3 सींग, मन बनाना को नहीं हुआ भाई, ठीक है। ये मूर्ति है, ठीक है। ये होगी मूर्ति, ये मान लो मूर्ति है। मेरे को चित्र बिल्कुल भी नहीं बनाने आते, एंड स्टोरी चित्र नहीं बनाना। इसके एक तरफ है तो यहाँ, दो तरफ है यहाँ, और एक तरफ यहाँ। यहाँ तो हिरण बैठा हुआ है, यहाँ बीच में एकदम हिरण है। बीच में क्या है? हिरण है। बाईं ओर, इस ओर, बाईं ओर क्या है इसके? बाईं ओर गेंडा और भैंसा है। गेंडा और भैंसा है बाईं ओर इसके। किसकी ओर? बाईं ओर क्या है इसके? गेंडा और भैंसा है। बाईं ओर क्या है इसके? गेंडा और भैंसा है। और दाईं ओर हाथी और व्याघ्र है। दाईं ओर हाथी और व्याघ्र यानी कि चीता है। व्याघ्र यानी कि चीता है। दाईं ओर भाई, दाईं क्या मिली है? 3 सींग वाले एक पुरुष की मूर्ति मिली है। इस तरह बात बताऊं, 3 सींग वाले पुरुष की मूर्ति मिली है। जॉन मॉर्सन ने उसके आसपास पशु होने के कारण उसको पशुपतिनाथ या आद्य शिव कहा है। क्या कहा है? आद्य शिव कहा है। उसके एक तरफ गेंडा और भैंसा है, बाईं ओर गेंडा और भैंसा है, दाईं ओर हाथी और व्याघ्र है, जबकि बीच में क्या है? हिरण है। बीच में क्या है? हिरण है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेष और मिले हैं, आप ये लिख लो, वो मैं लिख के आपको जल्दी करवा देता हूँ कि अपनी क्लास भी बड़ी ना हो। और मैं यदि लिखता ऐसे, ये 5 महत्वपूर्ण है। इसके विषय में मैंने महत्वपूर्ण बातें और साथ में महत्वपूर्ण बातें भी इसीलिए बताई हैं कि आपको क्लास में ही याद हो जाए, अन्य अपने नहीं जाए। तो कुछ महत्वपूर्ण अवशेष और बचे, वो मैं अभी क्लास में क्लास बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैंने ये लिख दिया। यदि मैं इसको बड़े विस्तार से बताता तो आप के और लिख के बताता तो ये क्लास बड़ी हो जाती। क्लास बड़ी ना हो और आपको याद भी हो जाए। जो याद करवानी चीजें, बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी, वो मैंने विस्तार से आपको क्लास में लिख के बता दी है। और जो ऐसे ही अपने को रखना है, याद रखना है, वो मैंने लिख के अभी याद करवा देता हूँ। महाविद्यालय भवन मिला है, पुरोहित आवास मिले हैं, हाथी का कपाल खंड मिला है, गीली मिट्टी पर सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। गीली मिट्टी पर सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। सभ्यता की सबसे बड़ी ईंटें मिली हैं। सभ्यता की सबसे बड़ी ईंटें कहाँ पर मिली हैं? मोहनजोदड़ो। सभ्यता की सर्वाधिक मोहरे, यानी कि सर्वाधिक मोहरे तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं, याद रखना। सर्वाधिक जो मोहरे हैं, और एक नोट लगा के और लिख रहा हूं कि सर्वाधिक अलंकृत मोहरे कहां से मिली है? कल ही तो पढ़ाया था, हड़प्पा से। कहां से मिली है? हड़प्पा से। सर्वाधिक अलंकृत जो मोहरे मिली है वो हड़प्पा से मिली है। और सभ्यता की सर्वाधिक मोहरे मोहनजोदड़ो से। स्केल व मापक का साक्ष्य मिला है। स्केल या मापक का साक्ष्य मिला है। और जो सीप का मिला है, किसका मिला है? सीप का मिला है। किसका मिला है? सीप या शंख का साक्ष्य मिला है। वो कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। जबकि हाथी दांत का जो साक्ष्य है,
हाथी दांत के स्केल का जो साक्ष्य है वो लोथल से मिला है। कहां से मिला है? लोथल से मिला। इसमें एक नोट लगा के और बात लिख लो, कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है। कब्रिस्तान का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुआ है। यानी कि ये एक ऐसा स्थल है जहां पर कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला, सिर्फ राख के ढेर मिले उनके साथ। यहाँ पर एक कब्रिस्तान नहीं मिला तो इसका मतलब क्या करते, इसे शवों को जलाते थे। तो ये चीजें याद हो जानी चाहिए। अपन ने आज जो पढ़ी हैं, यानी कि अन्नागार, स्नानागार, डांसिंग घर, प्रशस्त्र मूर्ति यानी कि योगी की मूर्ति, और एक 3 सिंह वाली, ये 5 तो महत्वपूर्ण हैं। उसके साथ अपन ने पढ़ी है महाविद्यालय भवन, पुरोहित आवास, हाथी का कपाल खंड यानी गीली मिट्टी पर सूती कपड़े का साक्ष्य, सभ्यता की सबसे बड़ी ईंटें, सभ्यता की सर्वाधिक मोहरे मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं, जबकि सर्वाधिक अलंकृत जो मोहरे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की वो हड़प्पा से प्राप्त होती है। और स्केल या पैमाने का साक्ष्य मिलता है जो सीप या शंख का स्केल है, जबकि हाथी दांत का स्केल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? लोथल से प्राप्त होता है। और कब्रिस्तान का साक्ष्य मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिलता है। तो ये मोहनजोदड़ो भी अपना स्थान कंप्लीट होता है। 2 स्थान जो महत्वपूर्ण थे, एक कालीबंगा और है, उसकी भी एक क्लास अलग से लगेगी। यानी कि 3 स्थान ऐसे हैं जिनकी एक क्लास है, और बाकी अपने स्थान है उसको 2 क्लासों में पूरा कर देंगे। उसके बाद इसके जो पशुपालन, कृषि, इसके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन, उनके विषय में एक क्लास में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, एक क्लास में खत्म कर देंगे। ठीक है, ये मान लो कि 3 क्लास या 4 क्लास और इसकी बची। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।